और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, जहां पर आज के सत्र में हमने देखा है हाईस पर ही कारोबार है। 9500 के पार निफ्टी कारोबार करने में सक्षम है और आज आप नोटिस करेंगे कि एक ब्रॉडर मार्केट में भी परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिल रहा है। कई दिनों बाद ये नजर आया है कि फिर से एडवांस डिक्लाइन रेशियो फेवरेबल है, यानी कि बढ़ने वाले काउंटर्स की संख्या कहीं ज्यादा है गिरने वालों के मुकाबले, और ये रेशियो लगभग 2:1 का है, यानी कि अगर 3 स्टॉक्स में ट्रेड हो रहा है तो 2 में तेजी है, 1 में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अब तक की हाइलाइट्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जो 9500 के पार हम निकले हैं, यहां पर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देखने को मिला है और ज्यादातर दिग्गज काउंटर्स में आज हमने देखा है आउट परफॉर्मेंस। निफ्टी बैंक पर भी गौर करिएगा, वहां पर भी तेजी है, लेकिन उससे पहले मेटल काउंटर्स में भी चमक देखने को मिली है और स्टॉक्स में 10% तक की तेजी आज के सत्र में नजर आई है। बैंकिंग शेयरों में जो खरीदारी आई है वो निजी बैंकों के चलते आई है और ये इंडेक्स भी करीब 180 पॉइंट के पार निकल चुका है। साथ ही साथ पावर ऑटो शेयरों ने रफ्तार पकड़ी है और यहां पर भी हमने देखा एक बहुत तगड़ा मूव वॉल्यूम्स के साथ नजर आया है। साथ ही साथ मिड कैप स्टॉक्स पर भी नजर रखिएगा। मिड कैप इंडेक्स इस समय है करीब 166 पॉइंट ऊपर, यानी कि 1.5% का लगभग उछाल आ चुका है। यहां पर पैकेजिंग कंपनियां हैं, प्लाईबोर्ड स्टॉक्स है, जहां पर आज के सत्र में हमने देखा है जोरदार तेजी, और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी आज इंटरेस्ट है खरीदारी का ही। तो यह है मार्केट का रुझान। ऐसे में इस समय आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, खासतौर से दोपहर के ट्रेड में क्या ये तेजी बरकरार रहने वाली है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा जुड़ चुके हैं। गाबा साहब, गुड आफ्टरनून। बताइए, 9500 के ऊपर कॉन्फिडेंस तो लौटा है मार्केट में और मार्केट ब्रेथ भी बेहद पॉजिटिव है, क्या आप तेजी के पक्ष में हैं? बिल्कुल, मैं तेजी के पक्ष में हूं। मैंने जैसे बताया था सुबह फेसबुक चैनल पर, मेरा टेक्निकल टारगेट 9535 है और उसके बाद अपमूव रहा तो 9642 भी है आते दिनों में, शायद FNO एक्सपायरी तक वो हो जाए। अब तक ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। डिप्स लेनी चाहिए, डिप्स का एडवांटेज लेकर खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से पोजीशन ऑन द लॉन्ग साइड होनी चाहिए, शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो शॉर्ट नहीं करें, तेजी की पोजीशन आप रखें और 9535 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। यहां से सिर्फ 30 पॉइंट की और तेजी, थोड़ा सा जोर लगाना है गाबा साहब, वो आपका टारगेट आज हिट हो सकता है निफ्टी वाला। आपने स्टॉक्स कौन से चुने हैं तेजी के लिए? बालकृष्णा इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, इसका जो सेटअप बना हुआ है बढ़िया है, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और फ्रेश अपमूव शुरू हुआ बालकृष्णा इंडस्ट्री में। मुझे लगता है ये 1000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और एक बार 1000 पार हो जाए तो 1020 भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। स्टॉप होगा 940 में बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। और दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है, आज PSU बैंक्स में अच्छा रुझान है, मुझे लगता है कनारा बैंक अच्छा है। पॉसिबल है कि इसका टारगेट 100 के करीब हो, थोड़ा वक्त लग सकता है उसके लिए। स्टॉप होना चाहिए 85 का, अच्छा लग रहा है कनारा बैंक। ओके, तो 100 का टारगेट है कैनरा बैंक में और 1000 का टारगेट है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। दोनों में तेजी की पोजीशंस लेनी चाहिए। इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी काउंटर्स पर भी आगे नजर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें इस घंटे अब नई तेजी शुरू हो रही है। लेकिन देखिए, नजरें रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रहेगी और RIL का शेयर आज रेडार पर है। इनफैक्ट पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार इसमें खरीदारी देखने को जरूर मिली। 2 ट्रिगर पॉइंट्स है, एक तो S&P ने इसकी रेटिंग BBB+ की अफर्म की है, आउटलुक पॉजिटिव दिया है। दूसरी तरफ कल नंबर्स आने वाले हैं कंपनी के और नतीजों के साथ साथ राइट्स इशू पर भी बाजार की नजरें रहेंगी। अगर ये आता है तो 3 दशकों बाद, यानी कि 30 सालों बाद कंपनी की ओर से एक राइट्स इशू आएगा। ब्रोकरेजेस का क्या मानना है RIL पर, इस पर यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज को भी जोड़ेंगे और उनसे ये जानेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की चौथी तिमाही के नतीजे कैसे रह सकते हैं। लेकिन पहले यतिन अगर हमारे साथ है तो डायरेक्टर साहब बताइएगा, उनसे पूछ लेते हैं कि ब्रोकरेजेस की ओर से कितना ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है। यतिन बताइए, मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहा है, बाकी ब्रोकरेजेस की क्या राय बन रही है? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं 30 अप्रैल को रिलायंस इंडस्ट्रीज की बोर्ड मीटिंग है, जहां वो राइट्स इशू भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी ब्रोकरेजेस हैं जहां से फेसबुक जियो डील और ये राइट्स इशू के बारे में काफ़ी सारे व्यूज़ आए हैं। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली की जो बड़ी रिपोर्ट आई है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज पे टारगेट रखा गया है 1544 1544 और यहाँ ओवरवेट रेटिंग है। इसका मतलब ये है कि इनको स्टॉक में यहाँ से काफ़ी सारी अपसाइड लगती है। यहाँ मॉर्गन स्टैनली का व्यू ऐसा है
कि जो राइट्स इशू होने वाला है वो कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट को मजबूत करेगा, डीलेवरेजिंग एफर्ट्स को मजबूत करेगा, और उनके हिसाब से 2 से 12% जो डाइल्यूशन है, जो इक्विटी इशू हो सकता है राइट्स इशू के द्वारा, जो कि जो कर्ज है, जो बुक्स पे डेट है, उसको करीब करीब 30% से गिरा सकता है। तो कर्ज कम करने की ये जो राइट्स इशू की योजना है उसको थम्स अप दिया है मॉर्गन स्टैनली ने। इसके अलावा अगर आप ब्रोकरेजेस की व्यू देखें, एनालिस्ट की व्यू देखें जियो फेसबुक डील पे, तो उनका कहना ये है कि जियो पे के द्वारा इंडियन डिजिटल पेमेंट्स को एक बूस्टर मिलेगा, खास करके व्हाट्सएप, फेसबुक, रिलायंस रिटेल और जियो की जो सांठगांठ है उससे छोटे एमएसएमईज और छोटे दुकानदारों को फायदा होगा, क्योंकि जियो पे से वो डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट कर पाएंगे। और इनका ये भी कहना है कि ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है और जो डिजिटाइजेशन से कहीं ना कहीं इकोनॉमी को फायदा पहुंचेगा, उससे एक बूस्टर मिलेगा गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को। और हम कल भी बता रहे थे कि सुब्रमण्यम स्वामी का जो बयान आया उसमें उन्होंने ये कहा है कि कमर्शियली सेंसिबल ट्रांजैक्शन हुआ है जियो फेसबुक का, जो कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बूस्टर देगा, और कहीं ना कहीं ये डिजिटल पेमेंट्स और जो ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग है वो कहीं ना कहीं कम होगी डिजिटल पेमेंट्स के द्वारा। इनका ये भी व्यू है। सो ओवरऑल बेसिस पे, चाहे वो पॉलिटिकल सर्कल्स हो, चाहे वो ब्रोकरेजेस हो, सभी ने जियो फेसबुक डील को थम्स अप दी है और राइट्स इशू को थम्स अप दिया है।